हेलो एवरीवन, क्या फिर से आ गए? तो यार इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैं बता दूं दोस्तों ना आपको कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले हम रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक है, बीच में हम कुछ कंडीशन दे देते हैं और ये रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन यार होता क्या है कि जब वो रिएक्शन होते रहता है ना, जब वो रिएक्शन हो रहा होता है तो उसके अंदर हमको बहुत टाइप का फीचर देखने को मिलता है। ठीक है, फीचर इन द सेंस जैसे यार कोई एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो या किसी एसिड को जब आप किसी भी सरफेस पर गिराते हो तो उसके अंदर हमको बबल्स फॉर्मेशन दिखते हैं। तो यार ये जो बबल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, डेट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यही हमें सिम्बलाइज करता है कि नहीं यार केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यार चलिए वो कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यार देखो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का, डेट आर इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, डेट आर इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। थर्ड वन है चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है फ्रेंड, जैसे चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा है आपका चेंज इन कलर। तो यार कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपको कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर उसके अंदर इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक आपको कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है तो आप कह सकते हो कि नहीं यार केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि सबसे बारी बारी हम लोग एक एक कैरेक्टरिस्टिक लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। देखो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस कहाँ देखने को मिलता है? अब मान लीजिए हमने क्या किया कि इधर हमने ले लिया जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक किस फॉर्म में ले लिया? ग्रैन्यूल्स। अब बता दें ग्रैन्यूल्स क्या होता है? तो यार ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं होता है, आपने जिंक एलिमेंट को लिया और उसको छोटे 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 पीस में तोड़ दिए तो उसी को बोलते हैं हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स। ओके, फिर हम क्या करते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल ले लिए, फिर हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वो भी लेंगे डाइल्यूटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में? डाइल्यूटेड फॉर्म में। क्यों यार? क्योंकि कंसनट्रेटेड जो होता है काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो जब इस डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, अब हम बता दें कि यार ये रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो मैं बता दूं। ठीक है, तो यार देखो ये जो एसिड है ना, एसिड जो होते हैं वो H+ आयन को रिलीज करते हैं। एसिड का काम क्या होता है? H+ आयन रिलीज करना। ठीक है, H+ आयन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो अब बताओ यार ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब ये अपना एक H+ आयन डोनेट करेगा, ठीक है, तो ये खुद किस में चेंज हो जाएगा? HSO4-1। देखो सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना एक H+ बाहर निकाला, तो यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H+? मतलब हाइड्रोजन ने खुद अपना इलेक्ट्रॉन इस आयन को दे दिया है, इस एनायन को दे दिया है। ठीक, तो इस पर अगर ये एक लॉस किया है तो ये एक गेन करेगा, तो ये -1 ये +1। फिर अगले स्टेप में एक हाइड्रोजन अभी और बचा है, तो ये भी क्या करेगा कि अगेन पुनः एक H+ और डोनेट करेगा और ये खुद चेंज में हो जाएगा SO4-2 में। ठीक है, और दोस्तों आपको ये बात पता है कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उनको डोनेट करने में खूब मज़ा आता है। तो यार यहाँ पर देखेंगे कि यार यहाँ पर टोटल H+ कितने रिलीज हुए बताइए? एक H+ यहाँ रिलीज हुआ और एक H+ यहाँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि H2SO4 इज चेंज इनटू 2H+ प्लस SO4-2। ठीक है, अब उसके बाद ये जिंक देखेगा, जिंक जब यहाँ आकर टहल रहा होगा तो यार वो ये देखेगा कि ये तो इलेक्ट्रॉन का एकदम भूखा है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और बिना इलेक्ट्रॉन का एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जिंक क्या करेगा कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि मेटल है अपने इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से निकालते हैं लोग, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, किसको? H+ को। तो यार ये बताओ
कि 2 H+ हैं, तो पहला H+ इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये भी H+ 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये चेंज किस में हो जाएंगे, H2 में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक है। और जिंक खुद 2 इलेक्ट्रॉन जो 2 लॉस किया है, जो दिया है, खुद किस में चेंज हो गया, Zn+2 में। तो आप बताइए, इस पर -2 का चार्ज है, इस पर +2 का चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इसी अट्रैक्शन के वजह से बन जाएगा एक नया कंपाउंड जिंक सल्फेट, ठीक है। तो यार यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने ये रिएक्शन कराया तो यहाँ पर किस गैस का रिलीजिंग हुआ, हाइड्रोजन गैस का रिलीजिंग हुआ। तो बताइए ये एक रिएक्शन है कि नहीं, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा यार कि गैस रिलीज हो रहा है, कि यार ज्यों ही आप कॉनिकल फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बबल्स फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होने लगता है, और उसी बबल्स फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि नहीं यार, इस केमिकल रिएक्शन से वाकई में कोई ना कोई गैस बाहर रिलीज हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, तब तक इसको हटा देते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। तो यार जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एज अ सॉलिड बन जाते हैं रिएक्शन के अंदर, और वो रिएक्शन से बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि वो डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। तो वैसे रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में आपका बन रहा है लीड आयोडाइड, ठीक है, तो लीड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट है। उसी तरह है सिल्वर क्लोराइड AgCl, तो ये भी आपका क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप समझ जाना कि वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और उस रिएक्शन को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। चलिए थोड़ा और डीपली समझते हैं। तो यहाँ से हमको प्रेसिपिटेट का डिफिनेशन क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट, तो इट इज अ solid material which separate from solution during a chemical reaction, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपको इसका प्रेसिपिटेट का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। इट इज अ सॉलिड मटेरियल विच सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कैसे उस फीचर को कैसे समझा जाए, वो कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर इस टाइप का मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, रिएक्शन बिटवीन, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड आपका हो जाएगा लीड नाइट्रेट, ठीक है। ये NO3 का 2 टाइम्स है, ठीक। तो चलिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड प्लस फिर हो गया लीड नाइट्रेट, ओके। तो अब क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये जो लीड है ये आयोडीन को अटैक करेगा, और ये जो पोटेशियम है ये नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का प्लस लीड आयोडाइड का। तो यहाँ पर जो लीड आयोडाइड बन रहा है डेट आर नथिंग बट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है, सॉल्यूशन के अंदर अनडिजॉल्व होगा, अनडिजॉल्व मतलब कि ये डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। सो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, ठीक है। तो थर्ड है आपका चेंज इन कलर, ठीक है। तो यार कभी कभी क्या होता है ना कि हमको डेली लाइफ में ऐसा केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, या स्कूल के आप लैब में देखे होंगे कि जब आप केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हो तो रिएक्टेंट का कलर कुछ और होता है, और जब रिएक्शन हो जाता है तो प्रोडक्ट का कलर कुछ और होता है, ठीक है। तो उसी में एक हम लोग बेसिक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, कि यार देखो हमारे पास है कॉपर, ठीक है। हमने कॉपर का कुछ ग्रेन्यूल्स फॉर्म में हमने कॉपर ले लिया, मतलब पीसेस फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में। तो जब हमने कॉपर को क्या किया कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है। किस एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इनिशियली जो नाइट्रिक एसिड होता है डेट आर कलरलेस,
इनिशियली कैसा होता है, कलरलेस होता है, मतलब जैसा वाटर आपको अपीयर होता है उसी तरह नाइट्रिक एसिड अपीयर होता है। ठीक है, तो यार जब इस कॉपर ने इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन दिया तो ये बनाया कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट प्लस इससे रिलीज हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। तो यार ये तो एक क्या बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको कॉपर नाइट्रेट जो है, देखो ये जो कॉपर है ये सॉलिड फॉर्म में है, नाइट्रिक एसिड जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर जो कॉपर नाइट्रेट है ये जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में है और ये H2 जो है ये गैस के फॉर्म में है। तो यार यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड हमने ले रखा था डेट आर कलरलेस, लेकिन यहाँ पर जो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन का जो कलर मिलता है वो हमें मिलता है ग्रीनिश। ठीक है, ग्रीनिश। तो यार हुआ क्या यार, इनिशियली हमने नाइट्रिक एसिड का कलर क्या लिया था, बिल्कुल कलरलेस था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें कॉपर डाला तो क्या हुआ, उसके अंदर कलर में, उसके सॉल्यूशन के कलर में क्या हो गया, चेंज हो गया। इट मीन्स द कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज चेंज इनटू ग्रीनिश। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि नहीं यार कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह चेंज इन कलर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो चेंज इन स्टेट। ठीक है, अब देखिए चेंज इन स्टेट केमिकल रिएक्शन आपको कैसे देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे देखिए हमने ले लिया इनिशियली मान लीजिए H2O आपका आइस फॉर्म में है। ठीक है, H2O किस फॉर्म में है, आपके आइस के फॉर्म में। हमने क्या किया कि इसको हमने रूम टेम्परेचर, अभी H2O जो आइस फॉर्म है इसका टेम्परेचर क्या है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा कि नहीं होगा, -2 होगा, -3 होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर तो कोई भी वाटर जो होता है आइस बनता है, पर किसी आइस का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है। ठीक, तो जब H2O आइस को हमने रूम टेम्परेचर पर रख दिया, किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारा आइस होगा वो क्या होगा, वाटर में अपना कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इट कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने किसी आइस को रूम टेम्परेचर पर रखा तो वो धीरे धीरे कुछ समय बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद वो टोटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो व्हाट इज इट मीन्स, यहाँ पर जो आइस था वो किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है, लेकिन फाइनली जो बना वो किस फॉर्म में मिला, लिक्विड फॉर्म में। तो बताइए यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट एज अ केमिकल रिएक्शन देखने को मिला कि नहीं मिला। उसी तरह सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा कि हमने ले लिया H2O लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, हमने कंटिन्यूअसली हीट देते गए, कंटिन्यूअसली हीट देते गए, इसको बर्नर से हीट देते गए, तो क्या होगा कि फाइनली जो H2O लिक्विड है उसका टेम्परेचर समय के साथ क्या होगा, राइज करेगा और एक समय आएगा कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पर क्या होगा कि जो H2O लिक्विड हमने इस कंटेनर के अंदर जो दे रखा है, तो एट T इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू H2O वेपर। ओके, H2O वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर H2O लिक्विड है और किस में चेंज हो रहा है, H2O गैस में। तो बताइए यहाँ पर हमारे टेम्परेचर देने से क्या हुआ, यहाँ फेज क्या किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड इज चेंज इनटू गैसेज। तो यार ये आपका है चेंज इन स्टेट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट, नहीं सॉरी चेंज ऑफ टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, आगे बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, देखिए चेंज इन टेम्परेचर बहुत सारे, चेंज इन टेम्परेचर में आपको देखिए टोटल 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है इंडोथर्मिक, और दूसरा होता है एक्जोथर्मिक। ठीक है, एक्जोथर्मिक। यार देखो इंडोथर्मिक, इंडो का मतलब होता है इनपुट दे रहे हैं हम, थर्मिक का मतलब हीट। ठीक, एग्जिट बाहर हो रहा है, थर्मिक का मतलब हीट। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए अगर हमको हीट देना होता है, हीट हम दे रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज अ इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब मान लीजिए कि किसी केमिकल रिएक्शन से हीट रिलीज हो रहा है, अपने आप रिलीज हो रहा है,
तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एक्जोथर्मिक। जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं ना, जैसे आप कहीं पर कोई लकड़ी को जला रहे हो तो क्या हो रहा है, वुड इज कन्वर्टेड इनटू वुड एश, राख में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर रिलीज हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। तो यार चेंज इन टेम्परेचर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो आपको पता है कि एसिड एक हाईली रिएक्टिव लिक्विड होता है, ठीक है। अगर आप एसिड को आप कभी भी सरफेस पर ही गिरा देते हो तो तुरंत क्या होता है, एक की आवाज़ आने लगती है और उसके बाद बहुत सारे वहाँ पर बबल्स के फॉर्मेशन होने लगते हैं और वहाँ का जो सरफेस होता है ना वो रफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जब भी आप उस सरफेस को जब आप टच करो कोई भी ग्लव्स लगाकर, कोई भी सेफ्टी चीज़ लगाकर, तो आप देखोगे कि यार वहाँ का सरफेस जो है हीट हो गया है। तो इसके मतलब क्या पता चला कि यार वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था ना उससे हीट रिलीज हो रहा था। तो ठीक, तो बताओ इनिशियली जब मैंने सरफेस पर नहीं डाला था तो उस समय जो लिक्विड का टेम्परेचर रहा होगा वो रूम टेम्परेचर का बराबर होगा, लेकिन जैसे ही आपने उस सरफेस पर गिराया तो वो सरफेस हो गया हीट हो गया। हीट हो गया तो मतलब क्या हुआ, वहाँ का जो टेम्परेचर हो गया स्लाइटली या थोड़ा सा या 2 डिग्री 4 डिग्री क्या हुआ, राइज कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो टेम्परेचर राइज हुआ। तो टेम्परेचर राइज इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये जनरली देखने को मिलता है कि जब भी किसी एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बनता है मेटेलिक साल्ट, ठीक है। आप मेटेलिक साल्ट को मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। मेटेलिक साल्ट बनता है और यहाँ पर जो टेम्परेचर था इनिशियली सपोज T1 टेम्परेचर था और फाइनली जो ये बना वो टेम्परेचर मान लीजिए T2 है, तो टेम्परेचर T2 विल बी ग्रेटर देन T1। क्यों? क्योंकि ये कैसा रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक है, मतलब इस रिएक्शन से हीट हमेशा बाहर की तरफ रिलीज होता है, ठीक है। तो यार आपको ये बातें क्लियर हो गया होगा, ठीक है।